नमस्कार दोस्त। आज से हम लोग एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जो इतिहास से संबंधित है, या यूँ कहें कि इतिहास लेखन के विविध पहलुओं से संबंधित होगी। हम लोग जानते हैं कि इतिहास हमें गहरे अर्थों में प्रभावित करता है और इतिहास से हम मुक्त नहीं हो सकते। इतिहास के प्रति एक सहज आकर्षण मनुष्य की एक स्वभावगत विशेषता है, क्योंकि जब मनुष्य अपना आकलन करता है वह किसी न किसी परिस्थिति के सापेक्षता में ही करता है। यह तुलना या उदाहरण, यह सापेक्षता, यह मनुष्य के अर्जित ज्ञान की उपलब्धियां हैं। वह अपनी उपस्थिति को, अपनी वर्तमान स्थिति को तुलनात्मक संदर्भों में समझता है। यदि हम मनुष्य की प्रवृत्ति की ही बात करें तो अतीत के प्रति एक आकर्षण उसकी एक चरित्रगत विशेषता होती है, क्योंकि वह अपने आप को शून्य में महसूस नहीं करना चाहता। यदि किसी मनुष्य के, किसी व्यक्ति के स्वाभाविक परिचय के बारे में भी जानना चाहते हैं तो नाम के बाद सीधे उसका संबंध किस जगह से है, उसका परिवार कौन सा है, उसका अतीत क्या है, इसके बारे में एक सहज जिज्ञासा हमारे मन में उठती है और कोई मनुष्य अपना परिचय भी इसी संदर्भ में देना चाहता है। सामाजिक रूप से वह व्यक्ति थोड़ा विपन्न समझा जाता है, जिसका कोई अतीत नहीं, जिसका कोई परिवार नहीं, जिसका कोई गोत्र नहीं, अज्ञात कुलशील जिसे कहते हैं। उस संदर्भ में यदि व्यक्ति हो तो उसकी उपस्थिति थोड़ी नगण्य हो जाती है बनिस्बत उस व्यक्ति के जिसका कुल ज्ञात हो, जिसका परिवार गोत्र ज्ञात हो, इसका गांव समाज ज्ञात हो। इसी को यदि बड़े संदर्भों में समझने की कोशिश करें तो जैसे जिस समाज में हम रहते हैं तो उसमें विभिन्न तरह की संस्थाएं होती हैं, जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं, जो धार्मिक संस्थाएं होती हैं, और अलग अलग समूह इस तरह की संस्थाओं का निर्माण करते हैं। उनकी कई तरह की प्रवृत्तियाँ, उनके भोजन की क्या पद्धति होती है, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं। और जब ये विभिन्न समूह एक ही तरह की संस्थाओं में यकीन करने लगते हैं, एक ही तरह की संस्थाएं बनाने लगते हैं, तो हम मानते हैं कि वह जो एक खास तरह की संस्कृति का निर्माण हो रहा होता है। और ये संस्कृतियां जो होती हैं वह अपने आप में कोई जड़ चीज़ नहीं होती। यह विभिन्न संस्कृतियां आपस में लेन देन करती हैं और यह लेन देन दोनों समय में होता है। युद्ध काल में भी होता है, युद्ध के समय में भी और शांति के समय में भी। परस्पर एक दूसरे से चीज़ें नामालूम तरीके से और कभी सायास तरीके से आपस में आदान प्रदान होता रहता है इन संस्कृतियों को। और जब ये संस्कृतियां आपस में मिलकर एक किसी खास परिक्षेत्र में एक जटिल संरचना का रूप लेने लगती हैं और जिनका प्रकृति पर एक व्यापक नियंत्रण होता है, इस जटिल रूपाकृति को हम लोग सभ्यता के नाम से जानते हैं, जिसमें विभिन्न तरह की संस्कृतियां मिल करके एक जटिल संरचना की निर्मित करते हैं सभ्यता के रूप में। तो व्यापक अर्थ में जब ये सभ्यताओं को जानने की कोशिश करते हैं तो हम मानते हैं कि हम इतिहास के बारे में बातचीत कर रहे हैं। एक तरह से इतिहास सभ्यताओं की जीवनी के रूप में हमारे सामने आता है। कुल मिलाकर मनुष्य के परस्पर क्रीड़ाओं का अध्ययन इतिहास का उपजीव्य होता है, इतिहास की विषय वस्तु होता है। जाहिर सी बात है कि जब इतिहास है यह, तो सवाल यह भी उठता है कि फिर क्यों है इतिहास की क्या ज़रूरत है, क्योंकि बिना ज़रूरत के बहुत सी चीज़ें चलती नहीं। एक तो जैसा कि हमने पहले ही संकेत किया कि इतिहास हमें तुलनात्मक रूप से अपने वर्तमान स्थिति को समझने में मदद करता है, यह उसकी एक बड़ी ज़रूरत होती है। एक प्रसिद्ध पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे अभी,
वर्तमान में हम अलग अलग सभ्यताओं से, अलग अलग संस्कृतियों से अपनी तुलना करके अपनी स्थिति जानते हैं कि हम बेहतर या खराब स्थिति में हैं। लेकिन खुद अपने बारे में ज़्यादा सटीक तरीके से हम तब बता पाएंगे जब हम खुद अपने अतीत के बारे में ठीक से जानें। इतिहास हमारी इसी में मदद करता है। यदि हम कहें कि हम भारतीय हैं और भारत विकास की तरफ बढ़ रहा है, भारत एक विकसित होती हुई सभ्यता है, तो किन चरणों से भारत यहाँ तक पहुँचा। अचानक से कोई सभ्यता अस्तित्व में नहीं आती, यह हजारों साल से चली आ रही एक प्रक्रिया होती है। तो उन हजारों साल के विविध चरण क्या रहे होंगे, क्या मनुष्य का मनुष्य के प्रति, समाज के प्रति, संस्थाओं के प्रति क्या रवैया रहा होगा, और अभी क्या रवैया है। हम उन रवैयों के प्रति कितना आगे बढ़े, कितना ज़्यादा हम समाज को और बेहतर करने की तरफ बढ़ सके, यह जानने का यदि कोई तरीका है तो वह इतिहास के ही अध्ययन से संभव है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि इतिहास हमें सीख देता है, इतिहास से सबक मिलता है, इतिहास सिखाता है। यह बात सच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। हम इतिहास से कभी कभी हम देखने में आता है और अक्सर भी आता है कि इतिहास की गलतियों से हम कोई सबक नहीं सीखते। स्वयं हिगल ये कहते थे कि इतिहास का सबसे बड़ा सबक यही है कि उससे कोई सबक नहीं मिलता। स्वयं उनके देश ने यह साबित करके दिखाया, जर्मनी ने, उसने इतिहास से कभी कोई सबक नहीं लिया। तो सही करने की सीख, गलत ना करने की सीख, फिर भी एक सब कॉन्शियस में इतिहास का एक उपयोगितावादी चरित्र हमारे दिमाग में होता है। इतिहास हमें यह बताता है यह ऐसा हुआ था तो क्या हुआ था। इससे हमें वर्तमान को संयोजित करने में कुछ हद तक मदद मिलती है। इतिहास कई चरणों में हमारे सामने, अभी जो हमारे पास इतिहास लेखन का जो भी स्वरूप है, यदि हम इसको बहुत प्रारंभ से देखें तो लगभग आज यदि 21वीं शताब्दी है और ईसा से 5 शताब्दी पूर्व प्राचीन यूनान में इतिहास लेखन की शुरुआत यदि हम मानते हैं थुसिडाइडिस से, हेरोडोटस से, तो वहाँ से लेकर के आज तक जो 2500 सालों का जो इतिहास की यात्रा है, इतिहास लेखन की यात्रा है, वो बड़े दिलचस्प चरणों से होकर गुजरी है। इतिहास क्यों होना चाहिए, इतिहास कैसा होना चाहिए, इतिहास किसका होना चाहिए, इतिहास जरूरी है, गैर जरूरी है, इतिहास बकवास है, इतिहास फिक्शन है, इतिहास गल्प है, इतिहास कहानी है, इतिहास तथ्य है, इतिहास विज्ञान है, इतिहास कला है। कई तरह की बहसें इतिहास अपने आप में समेटे हुए हैं। हम कोशिश करेंगे इस श्रृंखला में कि हम इतिहास के इन विविध चरणों पर सिलसिलेवार तरीके से बातचीत करें, ताकि इतिहास की एक प्रारंभिक समझ विकसित हो सके हमारे आपके बीच, और विभिन्न संस्कृतियों का इतिहास के प्रति क्या नज़रिया रहा, खासकर भारतीय संदर्भ में, क्योंकि हिस्ट्री जिसे हम कहते हैं उसे लेकर के भारत में एक खास तरह की बहस है कि भारतीय संस्कृति में इतिहास बोध क्यों नहीं विकसित हो पाया था, प्राचीन भारतीय संस्कृति में। इसको लेकर के भारतीय सभ्यता की बड़ी आलोचना भी होती रही एक लंबे समय तक। गांधी जी मानते थे कि जिसे हिस्ट्री कहते हैं वह पश्चिम की अपनी कोई अवधारणा है, और भारत जो इतिहास को समझता है वह बिल्कुल एक अलग चीज़ है, और हमें उस तरह की हिस्ट्री की ज़रूरत क्या है जो अस्वाभाविक बातों को दर्ज करती है, राजाओं के अपने केवल युद्धों का वर्णन करती है, युद्धों का इतिहास लिखती है। वो कहते थे कि सभ्यता, उन युद्धों के कारण यदि सभ्यता होती तो कितनी बार यह सभ्यता नष्ट हो चुकी होती, अब तक तो ख़त्म ही हो चुकी होती। लेकिन चूँकि यह सभ्यता है, मनुष्य की सभ्यता अभी
एक जीवित सभ्यता है, तो यह इन युद्धों के बावजूद एक सभ्यता जो अपने सहयोग से, सहकार से, प्रेम से फिर से अस्तित्व में आती है, फिर से समाज का पुनर्निर्माण होता है, उसके कारण वह सभ्यता चलती है, न कि युद्ध के कारण। और यह जो स्वाभाविक प्रक्रिया है सभ्यता के बनने की, जिसमें सहयोग और सहकार सबसे प्रमुख तत्व गांधी जी इंगित करते हैं, जिसे वे अहिंसा, करुणा, प्रेम कहते हैं, वो इतिहास का उपजीव्य नहीं रहा। हिस्ट्री उसको दर्ज नहीं करती। तो जब उसे दर्ज ही नहीं करती तो फिर व्यापक समुदाय के लिए इतिहास का क्या अर्थ है? एक जेन्युइन सवाल गांधी जी उठाते हैं। लेकिन यह भी है कि इतिहास सिर्फ इतना भर नहीं रहा। इतिहास, जैसा कि हमने कहा कि लगभग 2500 वर्षों की इसकी यात्रा रही है। तो इतिहास ने भी इन सवालों से खुद को जोड़ा है, खुद को बदला है। हमारे पास कई तरह के इतिहास उपलब्ध हैं। जन इतिहास है, जिसे पीपल्स हिस्ट्री कहते हैं। निम्न वर्गीय इतिहास है, इसे सबाल्टर्न हिस्ट्री कहते हैं। कई अवधारणाएं हैं इसमें इतिहास को देखने की। जैसे स्पेंगलर देखते थे तो चक्रवादी दृष्टि से देखते थे, अरस्तु देखते थे तो अलग तरीके से देखते थे, मध्यकालीन इतिहासकार इतिहास को बिल्कुल एक अलग तरीके से देखते थे, आधुनिक इतिहासकारों में प्राच्यवादियों ने अलग तरीके से देखा, एनालिस स्कूल वालों ने अलग तरीके से देखा, राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने अलग तरीके से देखा, मार्क्सवादी इतिहासकारों का पूरा एक स्कूल ही रहा जिसने इतिहास लेखन की पद्धति को गहरे प्रभावित किया। तो इस श्रृंखला में हमारी कोशिश रहेगी कि हम क्रमवार तरीके से इतिहास लेखन की जो इस तरह की प्रवृत्तियां रही हैं, वह क्यों रही, क्यों विकसित हुई इस तरह की प्रवृत्तियां, किन जरूरतों से निकली, किन विचारों से निश्रित हुई, इस पर हम लोग एक प्रारंभिक बातचीत कर सकेंगे। क्योंकि इतिहास अतीत का वर्तमान में पुनर्सृजन है। यह मनुष्य के लिए संभव नहीं है कि वह अतीत में लौटे। जब कभी कोई टाइम मशीन बनेगा तो देखा जाएगा कि मनुष्य जा सकता है अतीत में, लेकिन अभी यह विज्ञान की एक फंतासी है कि टाइम मशीन का निर्माण हो सकेगा जिसमें हम अतीत और भविष्य दोनों में जा सकते हैं। लेकिन जब तक ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती है, ऐसा कोई आविष्कार नहीं हो जाता है, तब तक मनुष्य के लिए असंभव है कि वह अतीत में जाए और चीज़ों को हूबहू उसी तरीके से हमारे सामने उद्घाटित कर दे जैसे कि हुई थी। और जैसे ही यह वर्तमान का संदर्भ आता है, इतिहास का उद्देश्य शंकित हो जाता है। वह एक शंका को जन्म देता है कि हम जब वर्तमान के संदर्भों से इतिहास को समझते हैं तो इतिहास का जो प्रारंभिक उद्देश्य है कि अतीत में क्या हुआ था, या अतीत में हूबहू क्या हुआ था, जो इतिहास का एक गोल हो सकता है। जैसा कि बात के कई हम देखेंगे कि इतिहासकारों ने इसको एक गोल की तरह लिया, एक लक्ष्य की तरह लिया, और इसमें पूर्वग्रह को कोई स्थान नहीं दिया। पूर्वग्रह रहित इतिहास लेखन की बात हुई, वैज्ञानिक इतिहास लेखन की बात हुई। यह भी बात उठी कि जिस तरह से प्राकृतिक विज्ञान का विकास हुआ, इतिहास का भी वैसा विकास क्यों नहीं संभव है। अगस्टस काम जैसे इतिहासकार हुए जिन्होंने यह माना कि जिस तरह से प्राकृतिक विज्ञान में हम डेटा का संग्रह करते हैं, घटनाओं का संग्रह करते हैं, और फिर उसके बारे में फिर कोई सामान्य निष्कर्ष निकालते हैं जो सार्वभौमिक होता है, इतिहास के बारे में भी यह सत्य हो सकता है कि हम इतिहास की उन तमाम घटनाओं का एक बड़ा डेटाबेस तैयार करें और उसके आधार पर मनुष्य की सामान्य प्रवृत्तियों का एक विश्लेषण करके बताएं कि इस समय का मनुष्य ऐसा सोचेगा, ऐसा सोचता है। इतिहास में ऐसी कोशिश से उनको समाज विज्ञान में बहुत मदद मिली। उनको समाज विज्ञान का जनक बताया जाता है अगस्टस काम का। कोशिश उन्होंने इतिहास के लिए की थी। जेसी बरी कहते थे, कैम्ब्रिज में उन्होंने प्रसिद्ध उद्घाटन भाषण में कहा था कि इतिहास सिर्फ विज्ञान है, न कम न ज़्यादा। कथन तो बड़ा मारक है, लेकिन खुद जेसी बरी इसे कभी सिद्ध नहीं कर पाए कि वह कैसे विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान चीज़ों को दिखा सकता है, प्रयोगशाला में उसको हम घटते हुए देख सकते हैं, अतीत को कैसे देख सकते हैं। लेकिन फिर मार्क्सवादी इतिहास का एक सिद्धांत आता है
जो कार्य कारण संबंध को समझने की कोशिश करता है, जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझने की कोशिश करता है, जो यह समझने की कोशिश करता है कि इतिहास की एक निश्चित दिशा रही है और उसी निश्चित दिशा में इतिहास बढ़ेगा। यदि यह परिस्थितियाँ उत्पादन की परिस्थितियाँ बनती हैं, ऐसा कोई उत्पादन संबंध किसी समाज में बनता है, तो इस तरह की संस्थाएं समाज में बनेंगी, इस तरह की समाज व्यवस्था बनेगी। तो यदि हम वर्तमान के उत्पादन संबंधों से वर्तमान की सामाजिक व्यवस्था को समझते हैं, तो अतीत के उत्पादन संबंधों से भी अतीत की सामाजिक व्यवस्था को समझ सकते हैं। तो इस क्रमबद्ध तरीके से हम मनुष्यता के विकास को समझ सकते हैं। यह एक पद्धति विकसित हुई इतिहास की। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इतिहास के इन स्वरूपों पर, इतिहास लेखन के विविध चरणों पर अलग अलग जो हमारे एपिसोड्स होंगे, इसमें हम लोग बातचीत करेंगे। तो यह एक रोचक यात्रा होगी जो हमारे आपके साथ हम लोग थोड़ी लंबी दूरी की यात्रा करेंगे। बहुत धन्यवाद।